बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सार्क के बारे में पढ़ना है। सार्क हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, साउथ एशिया की। तो इसके हवाले से कमीशन कौन कौन से सवाल पूछ सकता है वो सारे हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले सार्क का आपने एब्रीवेशन देखना है। सबसे पहले आपने सार्क का एब्रीवेशन देखना है। तो इसका एब्रीवेशन बेटा क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका एब्रीवेशन है। इसमें साउथ एशिया के कंट्री शामिल है। तो इसका जो आइडिया था बेटा किसने दिया था? इसका आइडिया दिया गया था जनरल जियाउर रहमान ने। जनरल जियाउर रहमान ये बेटा बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे हैं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे 1977 से लेके 1981 से 1977 से लेके 1981 तक ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे हैं जनरल जियाउर रहमान साहब। तो इन्होंने आइडिया दिया, इन्होंने कहा यूरोपीय यूनियन की तर्ज पे क्यों ना हम आपस में साउथ एशिया के कंट्री मिलके कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इकोनॉमिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और पूरे का पूरा रीजन क्या करे, ग्रो करे। बहुत अच्छा आइडिया था। लेकिन उस वक्त इंडिया में बैठी हुई थी इंदिरा गांधी, तो उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया, वो उसे नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए इसे डिले कर दिया गया। तो सवाल ये बनेगा किसने आइडिया दिया? जनरल जियाउर रहमान ने 1980 में इसका आइडिया दिया था। कब? 1980 में इसका आइडिया दिया जनरल जियाउर रहमान, बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले जनरल जिया नहीं। फिर 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया, इंदिरा गांधी मर गई, उसके बाद राजीव गांधी आया, फिर दोबारा से बातचीत शुरू हुई और फिर क्या किया गया जी? 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को ढाका में क्या की गई? सार्क की बुनियाद रखी गई। ये सारे सवाल बने, कहां पे बुनियाद रखी गई, कौन सी डेट को बुनियाद रखी गई? तो ये बेटा डेट क्या है हमारे पास? 8 दिसंबर 1985 की बेटा ये बात है हमारे पास। तो ये बुनियाद रखी गई सार्क की, कहां पे? ढाका में। कैपिटल इसका काठमांडू में बनाया गया। ये नेपाल में हमारे पास काठमांडू है, ये नेपाल है, नेपाल का कैपिटल है हमारे पास काठमांडू। तो काठमांडू में इसका कैपिटल बनाया गया। शुरू में इसमें 7 मुल्क थे। कौन कौन से 7 मुल्क देखें? ये पाकिस्तान था, उसमें इंडिया था और बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। मैप को देखें तरतीब के साथ, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश 3 हो गए। 2 ऊपर है नेपाल, भूटान, 2 नीचे हैं श्रीलंका और मालदीव। इस तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। 3 तरतीब के साथ है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के इसमें इंडिया, इंडिया के इसमें बांग्लादेश, जो कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 3 तरतीब के साथ, 2 ऊपर नेपाल, भूटान, 2 नीचे श्रीलंका और मालदीव। टोटल 7 कंट्री थे। लेकिन बाद में 2007 में यहाँ पे हमारे पास एक और मुल्क है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान ने कहा जी मुझे भी शामिल करें इसमें। तो 2007 में इसमें अफगानिस्तान भी आ गया। सवाल बनता है कि अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ? तो अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ बेटा 2007 में। अब अफगानिस्तान भी आ गया। अब कितने कंट्री हो गए? टोटल 8 कंट्री हो गए। तो सार्क के इस वक्त मेंबर कंट्रीज कितनी है बेटा? 8 कंट्रीज है टोटल, जो क्या है मेंबर कंट्रीज है किसके? सार्क के। तो सार्क के हवाले से बेटा यहां से अब और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं? अब वो कहेगा जी बताएं सार्क के अंदर हमारे पास लैंड लॉक्ड कंट्री कितनी है? लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसे मुल्क होते हैं जिन्हें समंदर टच नहीं करता। तो हमारे साथ सबसे बड़ा मुल्क अफगानिस्तान है, जो समंदर लगता ही नहीं है, वो यहाँ से पाकिस्तान से होकर जाता है समंदर तक। तो लैंड लॉक्ड कंट्री एक तो हमारे पास अफगानिस्तान है। दूसरा हमारे पास ये नेपाल है। नेपाल को भी इंडिया से गुजर के जाना पड़ता है समंदर तक, ये समंदर है सारा। इसी तरह से भूटान को भी इंडिया से गुजर के जाना पड़ेगा और बांग्लादेश से गुजर के जाना पड़ेगा, कहां तक? समंदर तक। तो यहाँ पे हमारे पास सार्क में तो 8 मेंबर है टोटल। 8 में से 3 कंट्री ऐसी हैं जो क्या लैंड लॉक्ड है, बाकी सबको समंदर लगता है, बाकी सबको समंदर लगता है। फिर पूछते हैं जी पता कितने आइलैंड पे मुश्तमिल कंट्री है? आइलैंड पे मुश्तमिल बेटा एक तो ये मालदीव है हमारे पास, जजीरों पे मुश्तमिल। दूसरा हमारे पास यहाँ क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका हमारे पास क्या है बेटा? आइलैंड पे मुश्तमिल है, जजीरे पे मुश्तमिल है। उसके बाद कहता जी बताएं कितने मुसलमान कंट्रीज हैं इसमें? तो जरा काउंट करें तरतीब के साथ। अफगानिस्तान मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमान 2, बांग्लादेश मुसलमान 3, चौथा हमारे पास मालदीव होगा। तो 4 मुल्क हैं जो यहाँ क्या है? मुस्लिम कंट्रीज हैं। 4 तरतीब के साथ कैसे याद रखेंगे आप? टोटल 8 कंट्रीज हैं सार्क में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 4 तरतीब से, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर नेपाल, भूटान, नीचे श्रीलंका और मालदीव। 8 मेंबर कंट्रीज हैं टोटल। इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर मालदीव वाहिद कंट्री है बेटा यहाँ से हमारे पास जहां से इक्वेटर गुजरता है, इक्वेटर ऐसे गुजर रहा है।
तो सवाल ये पूछेगा कि बताएं सार्क का वो कौन सा कंट्री है जहां से इक्वेटर गुजरता है। तो वाहिद कंट्री हमारे पास बेटा क्या है, मालदीव है, साउथ एशिया में भी और सार्क में भी, जिसमें जहां से क्या गुजरता है, इक्वेटर गुजरता है। तो ये बेटा यहाँ से आपके सवाल बन सकते थे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं, इसमें आप ये देखेंगे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सेफ्टा जिसे हम कहते हैं, सेफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, सेफ्टा कहेंगे इसे हम। तो ये बेटा 2004 में बना था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंप्लीमेंट इस पे 2006 में हुआ था। तो ये क्या था, ये कहा गया था कि जो सार्क की कंट्रीज हैं इन्हें आपस में मिलकर तिजारत करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तिजारत कैसे करनी चाहिए, ड्यूटी फ्री तिजारत करनी चाहिए, कि पाकिस्तान से कोई बंदा इंडिया में माल बेचना चाहे तो उस पर ड्यूटी टैक्स नहीं लगना चाहिए, इंडिया से किसी और मुल्क में जाके माल बेचना तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इस तरह से क्या किया जाएगा कि फ्री ट्रेड एरिया बनाया जाएगा, ये इसका मकसद था। लेकिन इसकी नाकाम हो गई। नाकाम होने की बहुत सारी वजूहत है, इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर एक शिक ये शामिल की गई, इंडिया ने शामिल करवाई, कि जी जो बायलैटरल इशू है इन कंट्रीज के आपस में, ये जो 8 कंट्रीज हैं इनके जो आपस के बायलैटरल इशूज हैं उन्हें इस फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाएगा। मतलब कश्मीर का इशू है हमारा इंडिया के साथ, रन ऑफ कच्छ का इशू है हमारा इंडिया के साथ, पानी के इशूज हैं, इसी तरह से इंडिया के नेपाल के साथ इशू है, इसी तरह से इंडिया के चाइना के साथ भी इशू है, इंडिया के बांग्लादेश के साथ भी फरोखा डैम के इशूज हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के इशूज हैं, इसी तरह से कुछ आइलैंड है हमारे पास इंडिया के और मालदीव का, उन पे इशू है। तो ये कहा गया कि जो इनके आपस के इशूज हैं बायलैटरल इनके आपस के, उन्हें इस फोरम पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। मुझे बताएं जब इनके आपस के इशूज ही डिस्कस नहीं होंगे इस फोरम पे रिजॉल्व करने के लिए, तो मुझे बताएं फिर इस फोरम का क्या फायदा है। तो इसीलिए ये जो फोरम है अब तकरीबन जो है ना इनएक्टिव हो गया। इसकी लास्ट मीटिंग 2016 में पाकिस्तान में होनी थी, इस्लामाबाद में, जिसका इंडिया ने बाइकाट किया। इंडिया के बाद नेपाल, भूटान दोनों बेचारे लैंड लॉक्ड हैं, तो वो मजबूर है, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्होंने बाइकाट किया। फिर बाद में जो है ना वो फोरम आज मतलब वो हुई नहीं, अभी तक हुई नहीं। तो इस तरह से बेटा जो है ना ये जो फोरम था, जो कि एक जबरदस्त फोरम बन सकता था, ये पूरे का पूरा रीजन ग्रो कर सकता था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो है ना क्या हो गया जी, इनएक्टिव हो गया, फ्लॉप हो गया आप कह सकते हैं किसी हद तक। अब इसमें इसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसको सबसे बड़ी सीट होती है, तो इस वक्त बांग्लादेश से है, उनका नाम मेरे ख्याल से गुलाम सरवर साहब है। इससे आप काउंटर चेक कर लीजिएगा, गुलाम सरवर साहब थे, पिछले दिनों मैं देख रहा था इसके जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं। उसके बाद इसमें कुछ हमारे पास डिपार्टमेंट है सार्क के, उनके हवाले से सवाल बन जाते हैं, तो वो जरा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे एंड करेंगे। तो इसमें आप ये देखेंगे कुछ डिपार्टमेंट है हमारे पास जिनका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, सार्क के डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे पास सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है, तो इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ, इस्लामाबाद में है। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए जो काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर की तरह बेटा इस्लामाबाद में है। ये मतलब आप कह लेंगे सार्क के सब डिपार्टमेंट है आगे। उसके बाद है सार्क ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है हमारे पास, डेवलपमेंट सेंटर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का पूछा गया पेपर में कि इसका जो सार्क का है इसका हेडक्वार्टर की तरह इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में बैठता है। फिर सार्क एनर्जी सेंटर भी कहाँ है, इस्लामाबाद में है। ये 3 याद रखिएगा। अब इसी तरह से दिल्ली के अंदर कुछ हमारे पास है, ये पूछा गया पेपर में कि सार्क यूनिवर्सिटी किधर है, तो सार्क यूनिवर्सिटी बेटा दिल्ली के अंदर है। फिर सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का भी सवाल बना है, ये किधर है, ये भी दिल्ली के अंदर है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट और सार्क यूनिवर्सिटी दोनों इनके जो हेडक्वार्टर हैं कहाँ पे बने हुए हैं, सार्क की तरफ से दिल्ली में बने हुए हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में आप देखें सार्क का जो एग्रीकल्चर सेंटर है वो किधर बैठता है, ढाका में बैठता है, बांग्लादेश में बैठता है। तो ये मेन चीजें थी सार्क के हवाले से जो आपसे पूछी जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये क्लियर कर पाया हूँ।